बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स के अंदर बात करते हैं जी इकोनॉमिक अफेयर्स की। और एक रिपोर्ट जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की आई है पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर 2024 में, तो उसको डिस्कस करते हैं ब्रीफली और देखते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट है वो क्या हाईलाइट कर रही है और किस तरह के रिस्क जो है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बता रही है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका जो आउटलुक है सितंबर 2023 का, इसके अंदर ये इन्होंने डिस्कस किया है। यानी कि ये रिपोर्ट जो है वो 20 सितंबर को आई है, ठीक है। तो 20 सितंबर को इन्होंने ये बात इशू की है कि भाई पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बहुत बुरे हालात में है। और एट द एंड उन्होंने ये भी कहा है कि ये 2024 के अंदर भी इसी तरह से ही रहने वाली है, कोई इसमें कोई ख़ास जो है फ़र्क नहीं आने लगा अगर हमने कुछ चीज़ें ना की तो। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट है वो हाईलाइट कर रही है डाउन साइड रिस्क टू पाकिस्तान इकोनॉमिक आउटलुक, कि भाई ये किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ग्रेजुअली नीचे जा रही है। और हम अगर ये समझ रहे हैं कि ये इंप्रूव हो रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ऐसा नहीं समझता। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक किसके ऊपर एम्फेसिस कर रहा है जी? कहता है क्रिटिकल रोल ऑफ एडहेरिंग एंड इकोनॉमिक एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। और ये जो 2024 तक जो प्रोग्राम्स चलेंगे इकोनॉमिक एडजस्टमेंट के, ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है कि भाई अगर इनको हम इसी तरह से ग्रेजुअली लेके चलते हैं तो फिर हमारी जो ग्रेजुअल ग्रोथ है उसके अंदर कुछ स्टेबिलिटी आ सकती है। यानी अभी जो हमारी अगर पॉलिसीज़ हम लेके चल रहे हैं, अगर ये पॉलिसीज़ इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती हैं 2024 अप्रैल तक, तो कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है, बाकी कुछ तरह से उम्मीद नहीं है। इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड लिमिट्स की अगर बात करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक बता रहा है। वो कहता है जी ये हमने जो एक्सपेंशनरी फिस्कल जो और मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये जो बरकरार रखी हुई है, यानी इसको हमने मजीद एक्सपेंड कर दिया इन्हीं पॉलिसीज को। कि आपने देखा स्टेट बैंक ने जो है वो अभी लास्ट वीक ही जो है चीज़ें उसी तरह से बरकरार रखने की कोशिश की है, शरह सूद भी उसने बरकरार रखी है। तो ये जो बरकरार रखी गई हैं ये चीज़ों को लिमिट देंगी, ये हिट कर रही हैं, ठीक है, और ये ग्रोथ की डिक्लाइन की तरफ लेके जाएंगी। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगी। यानी ये फायदा नहीं हो रहा शॉर्ट टर्म के लिए हो कि हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ फायदा है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म के लिए चीजें इन्फ्लेशन की तरफ लेके जाएंगी, रुपये की डिप्रिसिएशन की तरफ लेके जाएंगी, यानी कि जो रुपए की कीमत है वो गिरेगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा जी? इंटरनेशनल जो रिजर्व्स हैं वो भी डिक्लाइन होंगे। तो इसका मतलब यह है कि ओवरऑल जो हमने जो पॉलिसीज अभी बरकरार रखी हुई हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें उन चीज़ों का नुकसान ही होगा, चाहे वो रुपए की वैल्यू गिरने से हो, चाहे इंटरनेशनल फंडिंग हमें ना मिल रही हो, या इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। ये कह रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके साथ वो कहता है जी जीडीपी ग्रोथ एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो उसने प्रोजेक्ट की है 2024 के लिए कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है उसके लिए हमारी 1.9% जीडीपी ग्रोथ रहेगी। तो आप अंदाजा कर लें कि 2% तक भी नहीं है, हम ऐसे हालात को जो है पहुंच चुके हैं। तो जीडीपी ग्रोथ 1.9% रहेगी 2024 के लिए। और जो हमारा जो प्राइस का जो प्रेशर है वो इसी तरह से परसिस्टेंट ही रहेगा, यानी इसी तरह से ये प्रेशर बरकरार रहेगा, जो हालात बने हुए हैं वो इसी तरह से बरकरार रहने की तवक्को है। इसके साथ वो कह रहे हैं जी कि जो रिस्क है अगर उसकी बात करते हैं तो वो ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके काफी ज्यादा रिस्क पैदा हो रहा है। तो ये क्या करेगा? ये हालात को मजीद टाइट करेगा, ठीक है। एक तो यानी पाकिस्तान के हालात वैसे ही खराब हो रहे हैं और खराब होंगे अगले साल तक। दूसरा जो हालात बने हुए हैं जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर है उसको भी साथ डिस्कस किया जा रहा है, और जो सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन है, ठीक है, जो सप्लाई चेन यानी कि पूरा अब देखा कि रशिया यूक्रेन की वजह से जो है गल्ले की प्राइसेस जो है फूड ग्रेन प्राइसेस ऊपर जा रही हैं या बाकी हालात बन रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। तो उससे भी मजीद हालात खराब होंगे और उसका असर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर या पाकिस्तान की मैशत के ऊपर पड़ेगा। एक ये कह रहा है। साथ कहते हैं जी मजीद चैलेंज क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन, के इस टाइम पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके नजदीक क्या है? वो है पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम। के जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, एक तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, जो हम रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन में बहुत सी मुश्किलात हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है, कहता है जो अभी हालात बने हुए हैं उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इलेक्शंस के सीजन में भी अभी हमें देखने को मिल रही है, तो ये ज्यादा हालात को खराब कर रही है। यानी एक तो होता है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो लेकिन इलेक्शन का टाइम ना हो, तो तब भी लोग कहते हैं ठीक है भाई अभी तो दूर है, लेकिन अब इलेक्शन में भी जो अनसर्टेनिटी है वो हिट कर रही है इन चीजों को। ये कौन कह रहे जी? एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे तो रिस्क हमारा जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन है और जो
रिफॉर्म्स हैं वो काफी ज्यादा क्रूशियल हैं, तो वो इस टाइम पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम पे रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, जिससे क्या होगा कि जो ग्रोथ है उसकी स्टेबलाइजेशन में मुश्किलात पैदा होंगी और जो डेट सस्टेनेबिलिटी है वो भी फिलहाल वैसे ही रहेगी, यानी जो कर्ज के हालात बने हुए हैं तो उसमें कोई खातिर ख्वाह चेंजिंग नहीं आएगी। किस वजह से? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से और रिफॉर्म्स की इंप्लीमेंटेशन की वजह से। फिर कहता है जी मल्टीलैटरल और बायलैटरल पार्टनरशिप जो है उसकी डिस्ट्रप्शन जो है वो भी क्रूशियल है, और उसके लिए भी हमें हालात को बहुत ज्यादा साजगार नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि ना पाकिस्तान को कोई दो तरफा ताल्लुकात से फायदा हो रहा है, ना ही मल्टीलैटरल कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान किसी का हिस्सा और वहां से पाकिस्तान को इमदाद मिलने की तवक्को हो, ऐसा भी हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा। यानी कहीं इकोनॉमी की जो होप है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक को देखने को नहीं मिल रही, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होगा कि इससे एक्सचेंज रेट की जो स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा जो है वो मुतासिर होगी और काफी चीजें जो है मुश्किल होंगी। लेकिन अगर वो ये कहता है कि किसी ना किसी तरह से इन हालात को बेहतर कर लेते हैं, कहीं से किसी दोस्त मुल्क से कर्जा पकड़ लेते हैं, जैसे हमने ISFC बनाई हुई है, ठीक है जी, इकोनॉमिक की, तो इसी तरह से अगर कहीं से मल्टीलैटरल कहीं पैसे मिल जाते हैं, हम किसी एग्रीमेंट में आ जाते हैं, तो फिर हमारा कुछ ना कुछ थोड़ा सा बेहतरी हो सकती है, वरना ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। इकोनॉमिक एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो क्या कहता है जी एशियन डेवलपमेंट बैंक? वो कहता है कि जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गोल्स हैं उनको लेके काफी ज्यादा मुश्किलात हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो रिले किया जा रहा है कंप्लीटली वो हमारी जो पॉलिसीज है मौजूदा उसके ऊपर है। तो जो हमने इकोनॉमिक एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो अभी उनको चैलेंजेस का सामना है और उनके लिए मुश्किलात हैं। तो इससे क्या होगा कि जो फिस्कल हमारी जो पॉलिसी है वो भी मुतासिर हो रही है, और मजीद जो है हमारे लिए जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसके लिए भी चीजें मुश्किल हो रही हैं। तो इसलिए अब हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाएं। और ये देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट कभी भी नहीं लेके आ सकती, ये याद रखिएगा। कोशिश की जा रही है लेकिन नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं लेके आ सकती। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई हमें थोड़ी सी रिकवरी जो है, एक मॉडेस्ट रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है 2024 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिससे क्या होगा, अनसर्टेनिटी जो है थोड़ी सी कम होगी और ग्रोथ जो है थोड़ी सी बेहतर होगी, और उससे क्या होगा, स्टेबलाइजेशन के मेजर्स जो है वो लिए जा सकते हैं। यानी कि कोई बहुत बेहतरी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये पॉलिसीज चलती रहती हैं तो उससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ 2024 के अंदर कुछ बेहतरी हमें देखने को मिलेगी, इन हालात से कुछ बेहतरी हो जाएगी। फिर कहते हैं जी 2024 का अगर बजट के आउटलुक्स की बात करें, उसकी टारगेट की बात करें, इन्फ्लेशन की, तो जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का बजट है उसके जो टारगेट्स हैं उसमें टैक्स रेवेन्यू सबसे टॉप पे है, ठीक है, कि हम तब तक सरप्लस हासिल नहीं कर सकते जब तक हम जो है वो टैक्स टारगेट्स को अचीव नहीं करेंगे। तो टैक्स टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सरप्लस वैल्यू के लिए, और डेफिसिट को ग्रेजुअली कम करने के लिए हम अपने टारगेट्स को मीट करेंगे तो तभी डेफिसिट कम होगा और हमारे जो सरप्लस वैल्यू है वो आगे बढ़ेगी। इन्फ्लेशन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है जी 5 to 7% के बीच में एवरेज, जो कि मेरे ख्याल में तो शायद बहुत कम है अभी तक के हालात देखते हुए। देखिए 27% लास्ट मंथ की थी, 27.5% पे इन्फ्लेशन थी, तो अगर 5 to 7 है तो ये बहुत कम है, तो इससे तो ज्यादा ही हो सकता है, और ये भी मीडियम टर्म टारगेट के हिसाब से बात की जा रही है इन्फ्लेशन की। ट्रेड एंड एक्सटर्नल बैलेंस की अगर बात करते हैं तो उसमें जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसका हमारा इसी तरह से इश्यूज चलेगा और वो इंक्रीज होगा 2024 के अंदर, यानी कि इसका मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2024 के अंदर मजीद बढ़ेगा और लार्जर डेफिसिट जो है वो मजीद चीजों को खराब करेगा और चीजें मुश्किल होती जाएंगी। लेकिन अगर हम लार्जर डेफिसिट्स को फिर भी देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बाहर से पैसा लाने में कामयाब हो जाते हैं, हम अगर फोकस करते हैं ग्रोइंग इंटरनेशनल रिजर्व्स के ऊपर, तो फिर शायद जो है ये जो हमारा जो लार्जर डेफिसिट है ये हमें इतना ज्यादा टारगेट न कर सके। यानी कि ये रिस्क तो है ही है कि डेफिसिट हमारा बढ़ेगा, लेकिन अगर हम बाहर से पैसा ले आते हैं, जैसे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे अगले 3-4 साल के अंदर, तो फिर ये हो सकता है कि शायद अगर कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट आ जाती है थोड़ी भी, तो फिर ये थोड़ा सा इसका नुकसान कम हो। इसी के साथ साथ IMF का प्रोग्राम भी है और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी हमारा बहुत बड़ा क्राइसिस आप देख रहे हैं। जैसे आजकल FIA वगैरह जो है फुल टाइम छापे मारी और डॉलर का रेट जो है वो 20-25 रुपए कम हुआ है और मजीद कहा जा रहा है कि शायद ये मजीद 250 तक आ जाए। देखते हैं अब आता है कि नहीं, लेकिन अभी कुछ ना कुछ कोशिश की जा रही है। तो जो IMF का न्यू प्रोग्राम है अगर उसको भी हम देखते हैं तो वो हमारी हेल्प कर सकता है मल्टीलैटरल और बायलैटरल फाइनेंसिंग के अंदर। यानी हम IMF ने जब प्रोग्राम दिया तो इसके बदले में शायद हमें कुछ ना कोई कहीं ना कहीं बाहर से हेल्प मिल सकती है और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं जी, एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी को और करेंसी मार्केट को भी हम थोड़ा सा बैलेंस करने में हमें हेल्प मिलेगी इसकी वजह से। और रेमिटेंसेस का फ्लो जो है वो भी हमारे लिए हेल्प कर सकता है कि बाहर से अगर पैसे आते रहते हैं तो वो हमारी हेल्प करेंगे।
तो ये जो है वो एक रिपोर्ट जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो है इशू हुई है। तो एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को कोई बहुत ज्यादा होप नहीं है, अनलेस एक चीज वो कह रहा है, वो ये कहता है कि अगर हम इलेक्शंस करवा देते हैं, क्योंकि 2024 इलेक्शन का ईयर है, तो अगर हम इलेक्शन करवा देते हैं तो फिर ये होप पैदा हो सकती है कि पाकिस्तान के हालात जो है वो मजीद बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शंस नहीं होते और इसी तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रहती है तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कोई होप नहीं है और चीजें जो है वो बेहतर नहीं होंगी, बल्कि इसी तरह से चलेंगी। और अगर बेहतर होती भी हैं तो बहुत ही थोड़ी सी जो है वो बेहतर होंगी, कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होंगी। तो इलेक्शन को एशियन डेवलपमेंट बैंक इस टाइम पे टॉप पे रख रहा है और वो कह रहा है कि अगर हमें आगे लेके जाना है अपनी इकोनॉमी को तो हमें इलेक्शंस करवाने होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।